राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछले दिनों जन आक्रोश सभाएं, जन आक्रोश रैली और फिर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया। अब इसका समापन भाजपा मंगलवार 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय का घेराव करके करेगी। इसके लिए जयपुर सहित कई जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं और कई दौरे की बैठक भी हुई है। जेपी नड्डा ने भी शनिवार को बीजेपी की तैयारियों पर चर्चा की थी। यही वजह है कि दिल्ली में प्रभारी अरुण सिंह सहित बीजेपी सांसद मीडिया से मुखातिब हुए। 1 अगस्त को जो राजस्थान का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसका बहुत बड़ा घेराव कल होना है। राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है, और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। इस सरकार ने किसानों से धोखा किया, बेरोजगारों से किया, जवानों से किया, महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर है, कानून की स्थिति बद से बदतर है। इसलिए राजस्थान सहन करने वाला नहीं है, नहीं सहेगा राजस्थान। कल एक बड़ा विशाल कार्यक्रम पार्टी कर रही है जिसमें शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार को तो घेर रही है, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन अभी जन आंदोलन में तब्दील नहीं हो पाया। ये कसक भाजपा नेताओं को भी है। प्रदर्शन के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कमान संभाली हुई है। इस कैंपेन में पूरे प्रदेश भर से आम जन यहां पहुंचेंगे और इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए कल एकत्र होंगे। पार्टी का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि महिला मोर्चा का हो, युवा मोर्चा का हो, जिस प्रकार से सरकार ने लाठियां बांधी है, हम लाठी भी खाने को तैयार हैं, गोली भी खाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा और नहीं सहेगा राजस्थान के अंतिम पायदान पर हम कल एक जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के सचिवालय को घेर रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार की बात कही और ये भी कहा कि ये सरकार अब आचार संहिता से 2.5 महीने पहले जिस प्रकार सरकार के धन का उपयोग कर रही है, प्रयोग कर रही है। उधर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी किसी भी प्रदर्शन में भीड़ नहीं जुटा पाई। इसका हर प्रदर्शन फ्लॉप शो रहा है। घेराव तो बिल्कुल फेल है। बीजेपी की भीड़ नहीं जुट पाएगी। बीजेपी अंतिम प्रयास कर रही है। बीजेपी जयपुर में जाम लगा देती है रोज। बीजेपी को कोई हक नहीं है। महाघेराव करके आप बेवजह लाठीचार्ज कराते हो, जनता परेशान होती है, रास्ते जाम हो जाते हैं। आपको करनी है अमरूदों के बाग में रैली करो, आप विद्याधर नगर में रैली करो, आप अंदर घुस के जयपुर की जनता को परेशान नहीं कर सकते बीजेपी के लोग। भाजपा इस प्रदर्शन को भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को विधानसभा है। सरकार की ओर से किसी भी तरह का बल प्रयोग किया जाता है तो बीजेपी आगामी दिनों में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर हथियार के रूप में काम लेगी। उधर सरकार के स्तर पर भी प्रदर्शन से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के 1 अगस्त यानी कि मंगलवार के घेराव की। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे ही चुनावी आंदोलन, सरकार का एक्शन प्लान और सामने आता जा रहा है, तेजी से आ रहा है। बीजेपी इस घेराव में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अब तक जो चरणबद्ध तरीके से जन आक्रोश सभाएं, फिर रैलियां, फिर उसके बाद नहीं सहेगा राजस्थान, उसका ये कहूं कि एक चरण का ये समापन की ओर है। उसके बाद में 3 परिवर्तन यात्राएं निकालने के बाद बीजेपी कह रही है, जेपी नड्डा जी सैटरडे को ही आकर के गए हैं, पार्टी की बड़े स्तर पर बैठक ली है जिसमें घेराव की रणनीति पर भी कोर ग्रुप के साथ में चर्चा की गई है। यह घेराव कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। एक तो इस मायने में है कि अगले दिन ही विधानसभा भी रहेगी। अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो विधानसभा में बड़ा मुद्दा बनेगा।
और विपक्ष में कोई पार्टी हो, जब तक मुद्दा नहीं होता और मुद्दा नहीं बनता है तब तक मजा भी नहीं आता सियासी रंगत का। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। मदन प्रजापति जी हमारे साथ भाजपा से हैं, भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये यूं कह सकते हैं कि जन आक्रोश सभाएं, रैली और उसके बाद में नहीं सहेगा राजस्थान, उसका समापन इस घेराव के जरिए कहा जा सकता है? योगेंद्र जी, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और अशोक गहलोत जी पिछले 4.5 साल के अंदर कुशासन, भ्रष्टाचार और ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, पेपर लीक माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, बजरी माफिया और बच्चों की खरीद फरोख्त से पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ है। अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता गया है और जिस तरीके से महिलाएं अत्याचार हो रहे हैं उनकी तो आप राजस्थान में प्रदेश देश में नंबर 1 है राजस्थान। इन सबके प्रति जो आक्रोश है जनता का और जो सरकार को उसकी दिखाने की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी सड़क के ऊपर या आंदोलन के थ्रू कर रही है। मेरा सवाल ये कि जो आप पहले से अभियान चल रहा है उसका एक दौर का ये समापन मान के चलें घेराव के जरिए, जो आपकी रैलियां हुई, सभाएं हुई, नहीं सहेगा राजस्थान आप लोग कई जगह पे करते हैं। देखिए, ये अलग अलग हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जन आक्रोश यात्राएं निकाली, 200 की 200 विधानसभाओं में रथ यात्रा निकाली, फिर हमने विधानसभा के ऊपर जो है, मदन जी मैं वही बता रहा हूँ, तो उसी का समापन है। ये समापन नहीं है, ये हम लोगों की लड़ाई जो है जो चल रही है और इसके आगे भी होगी, इसके आगे हम यात्राएं निकालेंगे। जी चले भरत, क्या रहेगा आप लोगों का इसमें, क्योंकि एजेंडा आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं लेकिन पार्टी आपकी है सरकार में और आप ही के खिलाफ ये जन आक्रोश सभाएं, रैली, नहीं सहेगा राजस्थान, जो बात बीजेपी कर रही है? देखिए योगेश जी, पिछले 4.5 साल से हम देखते हैं कि जनता पार्टी ने के जितने भी ये विधायक है या जो भी मंत्री हैं, किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में आकर सभाएं करने का और विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि इनकी जिन सभाएं हैं उन सभाओं में ना तो किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो पाती है और ना ही जनता से ये सरोकार कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका जो दोहरा चाल चरित्र है वो जनता को और सभी को पता है। आप देखिए, महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज मणिपुर में जब मणिपुर जल रहा है, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो आज देखिए महिला उत्पीड़न के कितने मामले हैं। यूपी के आप देखिए, रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में इनको ये पता होना चाहिए कि आज अगर चालान प्रतिशत देखें तो 99% से ज्यादा है। अगर इस्तिगासे की बात करें तो वसुंधरा राजे जी की सरकार में जहां 485 दिन लगते थे अनुसंधान होने में, वहां हम 45 दिन में अनुसंधान कर देते हैं। इस्तिगासे में 30% से ज्यादा मुकदमे दर्ज होते थे 156 के इस्तिगासे से। आज हमने 0 FIR की बात करी और 0 FIR के अंदर आप देखिए आज हर तरीके से FIR दर्ज होती है। 6 घंटे के अंदर हमने चालान पेश किए। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो योगेश जी मुझे लगता है वो देखा जाता है कि सरकार की नीयत कैसी है। अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसके घटित होने के बाद अपराधियों को पकड़ने में त्वरित कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बताया है। और बार बार आज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा है कि मणिपुर घटना विचलित कर देने वाली घटना है और आप इस घटना को किसी अन्य प्रदेश की घटनाओं से जोड़कर नहीं कह सकते। और आप देखिए जिस तरीके से इनकी रैलियां हुई, इनकी रैलियों में किसी तरह का कोई सरोकार नहीं हुआ। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को इधर से उधर घूमना पड़ा, JP नड्डा जी को, प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्रियों को बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। और वो दिखाता है कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो विधायक है, वो किसी भी तरीके से सरकार को घेरने का सफल प्रयास कर ही नहीं पाए, क्योंकि इनके पास किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं है। और उसी का ये परिणाम है कि इस प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए उनमें इनको हार का सामना करना पड़ा। और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए कि इनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को कारगर ये कर नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो एक प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली आप देखिए किस तरह की होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक गर्व करने वाले पद पर बैठे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कसोट करते हैं, किस तरीके से कांग्रेस और राजस्थान की सरकार की योजनाओं पर बात करते हैं, ना कि अपनी योजनाओं। चलिए मैं आऊंगा भरत जी, वापस आ रहा हूँ मदन जी आपके पास। सुदर्शन, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, और मैं कई बार ये बात राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से पूछता भी हूँ, नेताओं से भी पूछता हूँ, ऐसा कोई प्रदेश है कोई दावा कर सके कि हमारे यहाँ पे अपराध नहीं है, और अपराध किसी कोठड़ी में हो गया, कहीं पे भी हो गया, उसको बड़ा तूल दिया जाता है। एक दलित पे मध्य प्रदेश में कोई सिर्फ टॉयलेट कर देता है, उस पे कहा जाता है कि राजनीति का मुद्दा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि इंडिविजुअल कोई आदमी कहीं भी कर देते, कोई राजनीतिक दल तो उसे अप्रिशिएट करता नहीं है, हर कोई समाज में, सभ्य समाज में कोई भी इसे मानेगा भी नहीं, लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना है। एक बच्ची के पानी में अगर कोई टॉयलेट बच्चा कर देता है तो उसको मुद्दा बनाया जा रही है, राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो राजनीतिक दलों को
आपको नहीं लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए कि वास्तव में एक इंडिविजुअल मुद्दा कोई किसी का कहीं पे भी कोई बनता है, उसको इतना तूल दे दिया जाता है। अब किसी भी राज्य में, मणिपुर को अलग कर दीजिए, तो मणिपुर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कुछ कह चुका है उसके ऊपर, मैं मणिपुर से कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा किसी जगह का। अभी अगर बात की जाती है मणिपुर की, कांग्रेस करती है, तो सीधे आरोप लगता है कि राजस्थान में जाके देखिए जनता क्या सोचती है कि राजनीतिक दल महिलाओं के प्रति या किसी भी तरह के बढ़ते अपराध के प्रति उनकी समझ और ये कहूं कि गंभीरता कहीं दिखाई देती है इस पे, या केवल राजनीतिक मुद्दा बना के उसे तूल देना है? बिल्कुल योगेंद्र जी, कम से कम इस समय अगर हम चुनावी मौसम में कहें तो बिल्कुल नहीं ऐसा दिखता है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा जिस तरीके से ये व्यक्तिगत घटनाएं हो रही है। और मैं अगर आपकी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाऊं तो अभी जोधपुर में भी इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें पारिवारिक विवाद था और उसमें एक जो युवक था परिवार का, उसने सारे परिवार का कत्ल कर दिया था। और उस मामले को भी यहाँ पर तो इंडिविजुअल जो इस तरह के मामले आते हैं, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर जगह सरकार नहीं जा सकती, हर जगह पर पुलिसकर्मियों को वहाँ पर नहीं बिठाया जा सकता। यदि कोई व्यक्तिगत इस तरह की घटना पेश आती है तो वो वहां पर एक जो अपराध है वो उस अपराध को कहा जाएगा कि ये इनका पारिवारिक विवाद है या ये इनका पारिवारिक मामला है। लेकिन इसको आप मास से जोड़कर नहीं दे सकते, इसको आप ऐसा नहीं ये आप कह सकते कि सभी के साथ में यहाँ पर अत्याचार हुआ या फिर सभी के साथ में इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम कहीं पे हो रहा है तो समझ में इंडिविजुअल क्राइम। अब एक सिरफिरे ने दिल्ली के अंदर रोड से एक बच्ची का सर फोड़ के उसको मार दिया। अब वो कोई कहीं पे कुछ कर रहा है तो इसके अंदर कहो कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। वहां पे आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी कहती है मुख्यमंत्री इस पे जवाब देना चाहिए। ये राजनीतिक दलों को वास्तव में पब्लिक किस तरह से देखती है कि कहीं गंभीरता दिखाई देती है ऐसे मुद्दों में कि अब इंडिविजुअल जो मामले हैं उसी में फंसते जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पब्लिक भी समझदार है और पब्लिक अब इतना समझने लग गई है कि जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो किस तरीके का मुद्दा है, क्या उस मुद्दे में वाकई कोई दम है या फिर ये केवल इसीलिए कि मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। व्यक्तिगत यदि किसी पारिवारिक मामला हो गया और उसको ये कहा जाए कि प्रदेश में पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था ठप है या चौपट है, उसको यदि मास में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसको जनता भी समझती है और जनता भी इसको स्वीकार नहीं करती है। मदन जी, मैं एक सवाल आपसे है, मुझे उम्मीद है कि आप और भरत दोनों से मेरा सवाल होगा, सेम क्वेश्चन है, और क्योंकि आप लोग बड़े संजीदा हैं और बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं, उसी गंभीरता से उत्तर की भी उम्मीद है मुझे। इंडिविजुअल मामले होते हैं, जैसे अभी सुदर्शन जी ने कहा कि ओसिया के अंदर एक परिवार के किसी ने आपसी जमीन विवाद में कत्ल कर दिया। दिल्ली के अंदर 2 दिन पहले ही एक रोड से हमला करके एक बच्ची का मर्डर कर दिया। ये इस तरह के मामले में आपको लगता है कि सरकारों की जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? क्या लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं होती है, अपराध होगा, हो रहा है, लेकिन अपराध बेलगाम हो जाए, मैं आपके चैनल पे कई बार बोला हूं, अपराध बेलगाम हो जाए, वहां है समस्या। समस्या यह है योगेंद्र जी कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे FIR की बात। अभी कुछ दिन पहले केकड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। एक इनके पूर्व मंत्री और रघु शर्मा का नाम लिख के वीडियो बनाकर वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। जयपुर में महेश जोशी का नाम लिख के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये है आपकी FIR की सच्चाई। आपकी FIR की सच्चाई ये है कि खाजूवाला के अंदर एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाता है और जिन आरोपी जो पुलिस वाले थे वो आपके थाने के अंदर सुरक्षित बैठे थे, FIR दर्ज नहीं हुई थी। तो ये आपकी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिस तरीके से महिला अत्याचार बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, प्रत्येक दिन 8 महिलाओं जो है 18 महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, 5 हत्याएं हो रही है और 27,000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2-2 बार आप जैसे चैनल दिखाते हैं कि भीलवाड़ा में बच्चियों को बेचा जाता है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सरकार कार्रवाई नहीं करती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि करौली की घटना कि एक बच्ची का अपहरण करते हैं, उसके साथ में बलात्कार करते हैं, उसके ऊपर एसिड डालते हैं, कुएं में डुबो के मार डालते हैं। दौसा की घटना, ये तो मैं बहुत पीछे जा ही नहीं रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जहां विश्वविद्यालय के अंदर जो एक बच्ची के साथ में बलात्कार। तो अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं और क्यों बुलंद हो रहे हैं? क्योंकि आपका एक मंत्री बैठता है, भाषा की बात कर रहे थे, मैं उसी पे बताता हूं। एक मंत्री राजस्थान की विधानसभा में कहता है कि मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होते हैं और ठाक के मार के हंसते हो। एक मंत्री अगर ये कहता है कि यहाँ पे राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि हमको चर्चा करनी चाहिए, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान की और तो बहुत दूर की बात है, आपकी सत्ता पक्ष की विधायक ये कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो इससे बड़ी कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता। और रही पेपर 10 सेकंड और दीजिए, पेपर लीक की बात है जो युवाओं के साथ इन्होंने किया। युवाओं के साथ ये होता है कि पेपर लीक के अंदर किसका नाम आ रहा है?
आरपीएससी के सदस्य का नाम आ रहा है, पूर्व राज्य मंत्री 18 लाख रुपए लेता है कि नौकरी लगा दूंगा मैं आपकी। तो ये जो सरकार की मंशा और सरकार के अंदर भ्रष्टाचार पनप रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं 50% महिलाएं झूठे मामले दर्ज करवाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो जो आपकी जो शैली है, आपकी काम करने की शैली है, जिस तरीके से आज राजस्थान को आपने रेपिस्तान बना दिया, राजस्थान को पेपर लीक का सबसे बड़ा आरपीएससी जैसी संस्था को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एक मैं बात कहूंगा, केवल कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता या राजनीतिक दल का नेता ये कहने का मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को लेकर के राजस्थान मरुधरा उसको कोई रेपिस्तान नहीं कह सके। मेरा ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्शन शोभा देता हूं। योगेंद्र, आई थिंक योगेंद्र जी मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो राजस्थान आज हमने उस समय भी टोका, सुनिए, ये भी यही कहते थे कि रेपिस्तान, ये कहने का ये नहीं है कि चंद घटनाओं को लेकर के चंद नहीं है। अगर आप योगेंद्र जी आप इसको चंद घटनाएं मानते हैं, चंद घटनाएं मानते हैं, सुने एक महीने के अंदर अगर देखिए योगेंद्र जी, मैं आप सीनियर, मेरी बात सुनिए, 7.5 करोड़ की आबादी है, 7.5 करोड़, कितने मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं? उत्तर प्रदेश की ये कह दोगे आप कि उसको रेपिस्तानी हो रहा है? उत्तर प्रदेश को ये बोलते हैं कितनी आबादी है, राजस्थान से खारिज करते हैं, 3 गुना आबादी है, उसको हम खारिज उसके बाद। और आज मेरी बात तो सुनिए जी, अगर ये उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश का नाम ही बदल देंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को दे दे या राजस्थान का जवाब बदल दे। सुनिए मैं लौटूंगा आपकी बात में, जवाब विपक्ष को ये लगता है कि कोई नजीर ऐसी सरकार पेश नहीं कर पा रही जिसकी वजह से अपराधियों का दुस्साहस टूट सके। इनको लगता है कि यही बड़ी वजह है कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पर जवाब चाहिए आपको। देखिए योगेंद्र जी, घटनाएं बढ़ने का पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 0 FIR दी है। एनसीआरबी के अंदर अगर आप एक मिनट सुनिए, मैं 2 FIR के 2 मामले, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने 2 मामले अभी मैं और गिना दूंगा इनको, पब्लिक डोमेन। नहीं, दूसरी बात सुनिए, आप 0 FIR पे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल कोई भी उठा सकता है कि कोई तो ऐसी वजह है, क्योंकि बात में ये घेराव राजस्थान की परिस्थितियों को लेकर के कर रही है बीजेपी, तो चर्चा राजस्थान पे हो रही है ना? तो यहाँ कोई ऐसी वजह है जिसके तह में जाने की कोशिश करें कि दुस्साहस क्यों हो जाता है किसी का, या तो कोई नजीर पेश नहीं कर पाते, कोई ऐसी वजह है? अगर आप भी एक बार सोचेंगे कि ठीक है, कुछ घटनाओं को लेकर के आप ये नहीं कर सकते कि क्या कहा जा सकता है, इंडिविजुअल मैटर्स, जैसे सुदर्शन जी ने भी बताया, मैं भी मानता हूं। अभी कमरे में 4 लोग बैठे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसी के अगर मेरे पास पिस्टल में गोली मार दूं उसको, तो इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। या दिल्ली में जाकर के मैं किसी का इंडिविजुअल अगर मेरा किसी से रंजिश में उसको मार दूं, तो इसमें क्या होगा कि वहां का गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे इसके लिए। तो लेकिन फिर भी मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसका दुस्साहस का अंजाम क्या होगा, इस पे कोई कोशिश करता है कि वजह क्या है ये? बिल्कुल, देखिए आपने अभी 2-3 जो मामले कहे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 0 FIR की बात कही, तो निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक होता है कि आप 100% उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, 5-10% उसका वेरिएशन होता है। और जब ये वेरिएशन होता है, इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, तो जो अधिकारी और कर्मचारी होता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज बात थी आंकड़े बढ़ने की, वो आंकड़े इसीलिए बढ़े गए क्योंकि हमने 0 FIR की। लेकिन आप फिर मैं कह रहा हूँ रिजल्ट देखिए, आज रिजल्ट है कि जो न्याय है वो न्याय त्वरित गति से मिल रहा है। 99% हमारा अनुसंधान उस पे हुआ। आप बात मध्य प्रदेश की देखिए, 6,500 से ज्यादा वहां दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज है। अगर पेंडेंसी की बात की जाए तो 9.5% यहाँ राज्य की पेंडेंसी और 31% से ज्यादा है राजस्थान पूरे देश की पेंडेंसी। तो काम में तो हम बिल्कुल सही है। और रही बात इन्होंने अभी जो मंत्री जी की बात कही, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन मंत्री जी ने ये भी बयान दिया था कि बीजेपी इतने पैसे ऑफर कर रही थी कि मैं पूरी जिंदगी भर हेलीकॉप्टर में घूम सकता हूँ। तो उस बात को भी सत्य मानेंगे आप? काली दुल्हन भी विधानसभा में किसी चीज ने कहा। और गृह मंत्री जी का एक बयान था, गुलाब चंद कटारिया जी का, कि क्या गली गली में थाने खोल दिए जाए। लेकिन बात आती है मंशा की, बात आती है कार्यशैली की, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार निश्चित तौर पर जनता के भले के लिए कर रही है। पेपर लीक की बात करते हैं, यूपी में 22 से ज्यादा पेपर लीक हुए। कौन सा कानून बनाया आपने, कितनी गिरफ्तारियां करी आपने, आप बता दीजिए। आरपीएससी का चेयरमैन नहीं है। महाराष्ट्र में 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? आपके गुजरात में 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए, क्या कार्रवाई की आपने? एक बिल का नाम बता दीजिए अगर पेपर लीक को रोकने के लिए आपने बिल। देखिए, अपराधी अपराध करेगा। आज जितने कानून बने, उन कानून में हम ये नहीं कह सकते कि अगर कानून बना तो अपराध 0 हो जाएगा, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर कितना कार्य किया जा रहा है। विपक्ष का काम है बोलना। अरे दिल्ली के अंदर पहलवान इतने दिन बैठे रहे, क्या ब्रजभूषण सिंह जी से इस्तीफा लिया आपने? क्या उनको जमानत पर अभी बरी कर रखा है कोर्ट ने? क्या आपने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर? पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट। और कितने आपके ऐसे नेता है, जिन नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न के लिए आज केस दर्ज।
दर्ज हुए हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। आपने मैं जवाब दूं? नहीं, मैं रुको, मैं दोनों के पास ही नहीं आऊंगा, मैं भी एक बार सुदर्शन जी के पास में जाना चाहूँ। सुदर्शन जी, एक बड़ी बात देखिए, किसी भी पार्टी से सीधे मुंह जवाब लो, कोई नहीं बोलेगा। एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे और पत्थर फेंकेंगे कांच के मकान में बैठने के बावजूद। अभी रघु शर्मा का जिक्र करेंगे, मदन प्रजापति जी, ये जिक्र करेंगे ब्रजभूषण सिंह का। पब्लिक को क्या समझा हुआ है? और लगता है आपको आपको लंबा एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हैं किसी भी पार्टी के घेराव में, धरने प्रदर्शन में जनता नहीं होती है, उनके अपने लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। और जनता के नाम पे अगर कोई वास्तव में भीड़ जुट भी जाए तो आप जाकर के रैंडमली 10 लोगों से बात कर लो, कहेंगे कि हमें तो नरेगा के नाम पे लाए हैं, या गेहूं देने के नाम पे लाए हैं, या उस नेताजी लेकर के आए। सब पार्टियों का हाल है, सभी पार्टियों का ये पोजीशन है। तो जब जनता इतनी गंभीरता से नहीं ले रही तो मुद्दे किसके बना रही हैं राजनीतिक दल? तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ तो इस तरीके के जो मामले होते हैं, जैसे आपने कहा व्यक्तिगत मामले आते हैं, इस तरीके के मामले, उनको भी यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनका रूप दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है योगेंद्र जी, क्योंकि इस समय चुनाव का समय है और जनता सब देख रही है, क्या यहाँ पर व्यक्तिगत मुद्दा बनाया गया है, क्या यहाँ पर कोई वाकई इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम था, माफिया क्या यहाँ पर कोई पनपा, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं है। और आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि जो कार्यकर्ता हैं वही जो इस तरह के रैली, धरना, प्रदर्शन हम कह सकते हैं या महाघेराव होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ 1 अगस्त की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक जंगी जो प्रदर्शन है ये यहाँ पर किया जाएगा। और ये जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि सच कितना दूर रहेगा, सामने आ जाएगा, 1 अगस्त भी दूर नहीं है, कल यहाँ पर ये प्रदर्शन होने वाला है। कितनी यहाँ पर जनता पहुँचती है, कितने यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचते हैं, ये अब ज्यादा दूर नहीं है, ये भी अब सामने आ जाएगा। योगी मदन जी, एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। अभी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि ये ऐसी जगह चुनते हैं जिसके अंदर 500, 1000, 2000 कार्यकर्ता भी इकट्ठे हों तो उसको बड़ा रूप दे देते हैं, पुलिस ज्यादा होती है बजाय उनसे, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बीजेपी लगातार दावा कर रहे हैं कि जयपुर की सड़कें जाम कर देंगे, तो ये तो तय करना चाहिए कि जनता को तकलीफ देने से क्या हासिल हो जाएगा। और उनका यह भी आरोप है कि अगर वास्तव में भीड़ ही जुटा पाते तो विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बार करके देख लेते, अमरूदों के बाग में करके देख लेते, पुदीना सारा सामने आ जाता कि वास्तव में विपक्ष का इतना लंबा जो जन आंदोलन चल रहा है उसकी हकीकत क्या है। ये प्रताप सिंह का बयान है। देखिए योगेंद्र जी, प्रताप सिंह जी के बयान का मैं क्या बोलूं, इनके यहाँ पे जिनको खुद के पास ही संख्या नहीं होती है वो क्या कह सकते हैं। ये धरना देने गए थे, ये हमारे को ज्ञान दे रहे हैं, खुद यहाँ पे आपके सामने शहीद स्मारक पे धरना देने गए थे। वहां क्या हुआ था, गोविंद सिंह डोटासरा का ऑफिशियल आप सब पत्रकारों ने दिखाया बयान था कि गनमैन आता है, पीए आता है और जनता आती नहीं है। बिरला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया था, गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला था कि जनता ही नहीं है हमारे साथ में। ये सदस्यता अभियान के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास, मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए उनको दिखता नहीं है जनता कितनी है, वो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते तो वो जनता उनको दिखा देगी। तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, आप पत्रकार हैं, इसका निष्पक्षता से आप देखिएगा। और आपने पहले भी देखा है कि जनता थी, संख्या थी या नहीं थी राजस्थान में, और जगह का जो है वो ये तय नहीं करेंगे हम कहां प्रदर्शन करेंगे, किसका घेराव करेंगे। डरने जो आदमी डरता है वो बोखलाट में ऐसी बातें करता है। लेकिन मैं भरत मेघवाल जी की बात का जरूर जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पेपर लीक यूपी में हो जाते हैं। योगेंद्र जी, 19 पेपर होते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, और 19 के 19 ही अगर लीक हो जाए, और मैं कहता हूं लीक नहीं नीलाम होते हैं। पहली बार राजस्थान के, देखिए ये बीच है, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनने की समझ सुनिए। देखिए योगेंद्र जी, मैं बोला नहीं आप, अरे कानून का नहीं, आपका पूर्व राज्य मंत्री 18 लाख रुपए बेच खाए पेपर युवाओं के, कानून का नाम बेच खाए। आरपीएससी का 2 करोड़ रुपए देकर सदस्य बनते हैं, आपकी सरकार में 2 करोड़ रुपए देकर सदस्य बनते हैं और सुसाइड कर लिया। किसके कानून की बात कर रहे हैं आप? योगेंद्र जी, आप, मुझे नहीं पता आपके चैनल इस तरीके की डिबेट करवाना चाहते हो, नहीं कर लो। नहीं, अगर ऐसी डिबेट तो मैं अगली बार से ऐसे ही करूंगा। यही चीज है भरत जी, यही चीज है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। राजस्थान के युवाओं का पेपर बेच के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार खा गई। आरपीएससी चेयरमैन 2 करोड़ में बढ़ता है, पूर्व राज्य मंत्री 18 लाख रुपए लेके बसता है, युवा अत्याचार आत्महत्याएं करती है, महिलाएं अत्याचार करती है, और मुख्यमंत्री ये कहता है कि 50% जो है, अरे दिल्ली राजस्थान नहीं समझ रहा राजस्थान मुख्यमंत्री तो छोड़ो ना, दो ना, कहां चले जाते हो? यूपी एक राजस्थान समझ नहीं रहे, सो रहे हो। आपका पेपर लीक में, महिला अत्याचार में, दलित अत्याचार में, युवाओं का पेपर करने में, और हर
नहीं सहेगा ये राजस्थान। और आने वाले 2023 में विपक्ष का नेता नहीं बनेगा। पिछली बार 21 रहे थे, अगली बार 11 रहेगा। अरे बिजली के बिल किसानों की सब्सिडी पे आप बैठ गए। बिजली के बिल, किसानों की सब्सिडी, युवाओं का पेपर, बेला अत्याचार, मनरेगा, मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री का भाई किसानों का उर्वरक खा गया, मेरे को नहीं पता जनता मुझे आजकल ऐसी बहस में कराने में विश्वास रखता है। क्या कर रहे हैं? पेपर लीक किया, कुछ नहीं किया आपने। पेपर लीक में आपने वोट किया, 18 लाख पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा आरपीएससी की जैसी संस्था को बदनाम कर दिया। आरपीएससी का जन्म किसने डाला? अरे सुभाष गर्ग कहाँ है? मुख्यमंत्री का वंश भी कहाँ है? और मुख्यमंत्री का भाई उर्वरक खा गया, वो कहाँ है? कैसी बात कर रहे हो? और राहुल गांधी के यहाँ पर कनक दंडोत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे कौन सी भारत छोड़ो, 2000 आदमियों को लाके चूरमा दाल बाटी खिलाए हैं, कौन सी बोल रहे हैं? अरे प्रोग्राम इसको कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री मना कर देते हैं कि मैं शामिल ही नहीं होगा। चले बस आप लोगों को खुली छूट भी थोड़ी बहुत दे देते हैं कि आपस में, क्योंकि वही सवाल वही जवाब होंगे, तो आप एक दूसरे से कर लीजिए क्रॉस क्वेश्चन। बहुत अच्छा रहा। सुदर्शन, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि ये जो प्रदर्शन है, नहीं लेकिन मैं भी अगली बार बोलूंगा इनके बीच में, ऐसा नहीं है। नहीं आप मेरा कहना है कि उन्होंने बोला नहीं आप दोनों को 3 बार आपने उनको सुना, 30 सेकंड 3 बार 2 बार आपने सुना, कोई बात नहीं, बोलते रहिए। सुदर्शन, एक जनता को जरूर अपन आगाह कर सकते हैं चैनल के माध्यम से कि प्रदर्शन धरने जब होते हैं तो एटलीस्ट अपना प्लान जरूर लेकर के पब्लिक चले। अगर आपको कहीं गंतव्य पे जाना है तो उस रूट से बचने की कोशिश करें जहां प्रदर्शन या उस रूट लाइन से रैली निकल रही हो, धरना हो रहा हो। क्योंकि और दूसरा, अगर आपको आधा घंटे लगता है तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले निकलना चाहिए। और दूसरा, प्रदर्शनकारियों से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि स्कूलों का समय होता है, स्टेशन सर्किल पे प्रदर्शन होगा, थोड़ा सा ऐसा ग्रीन कॉरिडोर जरूर रखें कि बच्चे एम्बुलेंस से निकल सके। बिल्कुल। और कल तो योगेश जी बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जंगी प्रदर्शन के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उसको देखते हुए लगता है कि जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। आपने जिस तरीके से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के हवाले से कहा, उन्होंने भी ये कहा था कि जगह कुछ इस तरीके की चूज करनी चाहिए। भीड़ की एक अपनी समस्या हो सकती है, जुट पाए नहीं जुट पाए, ये खैर पार्टियों का अपना तय करना है। लेकिन इस तरह की, और ये एक ऐसी रोड है, यहाँ पर देखिए आप सिंधी कैंप है, साथ साथ में अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन का रोड है, बहुत मेन मुख्य सड़क है, ये बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। और हम सबको मालूम है कि जयपुर में अगर एक सड़क पे भी छोटा सा जाम लग जाता है तो किस तरह की समस्या आती है। ये ऐसा इलाका है जहां पर सचिवालय, तमाम ऑफिस, कोर्ट, हाई कोर्ट, सब चीजें यहाँ पर है, तो परेशानी जरूर कल जनता को आने वाली है। योगेश जी, क्योंकि ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने वाले को गुनाह नहीं कर रहे हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। और पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा कि कोई पार्टी पहली बार प्रदर्शन कर रही है जिससे आरोप उसी पे लगा दिए जाए। प्रदर्शन एक प्रक्रिया है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है। अगर आपको कहीं पे जाना है, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करिए, आप समय से निकलने की कोशिश करें। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि पिछले दिनों के प्रदर्शनों से मैंने बहुत कुछ देखा है, लोगों को बड़ी परेशानी झेलते हुए देखा है। उस लिहाज से कोई ध्यान दे ना दे, आप अपना ध्यान खुद रखें, आप उस रूट को चुनने की कोशिश करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी लिमिट्स होती हैं। पुलिस को बंदोबस्त हर जगह कर पाए नहीं कर पाए, आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। एक बार लगा हुआ जाम कई घंटों तक वापस से रूटीन ट्रैफिक में आने में लगा देता है। तो ऐसे में कोशिश करिए, किसी की इच्छा नहीं होती कि किसी को परेशानी में डाला जाए, लेकिन अब ये सियासी दावपेच हैं जो कुछ कई बार जनता पे भी भारी पड़ जाते हैं। तो ये मैं इस तमाम चीजों के बीच में जरूर आपके लिए मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अपना ध्यान रखें, आप सही रूट लें और जो पुलिस की गाइडलाइन है उसे फॉलो करने की कोशिश करें। अपना समय इस तरह से मैनेज करें कि जिस रूट से ये प्रदर्शन होगा या धरना होगा, घेराव होगा, बचने की कोशिश करें। अगर जाएं तो उस समय से पहले निकल करके जाएं, उसके बाद में जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।